समय था वो हो चुका है, उससे थोड़ा-सा आगे ही लोग निकल गए हैं। तो इस व्याख्यान की शुरुआत की प्रक्रिया आरंभ मुझे लगता है कि करनी चाहिए अब। आज का जो व्याख्यान है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी व्याख्यान माला का ये 7वां व्याख्यान है, जो डॉक्टर रामप्रसाद भट्ट जी, जो जर्मनी में हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, अध्येता हैं, वो देंगे। और आज के व्याख्यान का विषय शैलेश मखियानी का कथा साहित्य है। हम सभी लोग जानते हैं कि शैलेश मखियानी हिंदी के, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हिंदी के वो गोरकी थे। अब ये बात अलग है कि जो अपेक्षित महत्व उनको हिंदी जगत में मिलना चाहिए था, कदाचित वो मिला नहीं। लेकिन इससे किसी भी रचनाकार के महत्व का बोध नहीं होता है, उसको क्या महत्व दिया। एक बड़े और कुछ ऐसे क्षेत्रों का अनुभव लेकर के शैलेश मखियानी अपने कथा साहित्य में, जिन क्षेत्रों का अनुभव हिंदी कथा साहित्य में कोई रचनाकार नहीं मिलता है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर रामप्रसाद को अपना व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करूं, ये आवश्यक है कि मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। यद्यपि जी को जानते हैं, उनसे परिचित हैं, उनके और अवदान से भी परिचित हैं, लेकिन कुछ नई पीढ़ी के अध्येता विद्यार्थी स्कॉलर्स भी हैं, जो हो सकता है कि उस तरह से डॉक्टर रामप्रसाद भट्ट जी के कार्यों से परिचित न हो। इसलिए संक्षेप में उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। भट्ट जी मूलतः गढ़वाल उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और आपने मसूरी गढ़वाल, लाइप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। वेनिस, ओस्लो और घेंट विश्वविद्यालयों में भी आप स्कॉलर के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। गढ़वाली भाषा, हिंदी भाषा, आदिवासी क्षेत्र की भाषाएं और जनजीवन और उनकी संस्कृतियों का अध्ययन आपने किया है। हिंदी के अतिरिक्त और गढ़वाली और उत्तराखंड की भाषाओं के अतिरिक्त आप अंग्रेजी और जर्मन भी बहुत अच्छी जानते हैं। और ये मुझे लगता है कि अवश्य बताया जाना चाहिए कि प्रेमचंद से लेके शैलेश मखियानी तक हिंदी के अनेक कहानीकारों की कहानियों का आपने जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हिंदी के लेखों को जिनकी दुनिया में पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो आपने किया है। और आपकी जो किताबें हैं, उन किताबों में से नाम मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। जैसे टिहरी बांध के डूब क्षेत्र के लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि डॉक्टर रामप्रसाद भट्ट जी का लोक साहित्य के प्रति भी गहरा अनुराग है। और आगे भविष्य में हम कभी चाहेंगे कि लोक साहित्य के अध्ययन की जो सैद्धांतिकी है, जो बहुत व्यवस्थित और अप टू डेट हिंदी में नहीं है, उसके बारे में अगर उस डालते भविष्य में किसी एक स्वतंत्र व्याख्यान में, तो यहाँ के हमारे भारतीय छात्र जो लोग साहित्य पर कार्य करते हैं, वो उस वैचारिकी और सैद्धांतिकी से परिचित नहीं होते, तो उनका कार्य फोकलोर की जो मर्यादा और अनुशासन है उसके अंतर्गत नहीं आता, और फिर उसका वो महत्व भी विद्वान नहीं स्वीकार करते जो अन्यथा स्वीकार किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर भट्ट ने भारतीय संस्कृत वैश्विक वैश्विक परिदृश्य, बोलचाल की हिंदी, अनेक
पुस्तकों का लेखन किया है और ये सब आपके निरंतर चल रहे अध्ययन का हिस्सा है। इस समय भी आप जिन चीज़ों पर कार्य कर रहे हैं उसका हो सकता है कि वो थोड़ा-सा अपने व्याख्यान के अंत में या प्रारंभ में कुछ उल्लेख करें, लेकिन आज का आपका व्याख्यान मूलतः शैलेश मटियानी की कथा साहित्य पर केंद्रित है और बिना कोई अतिरिक्त समय लिए मैं अब डॉक्टर रामप्रसाद भट्ट को निवेदन करूँगा कि अपना माइक अपना जो लोग जुड़े हैं अपना माइक म्यूट रखें तो आवाज फिर आपको नहीं सुनाई पड़ेगी, वो लैपिंग होगी। तो जो भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं इसमें उनसे मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि अपना माइक म्यूट रखिए, नहीं तो आपको व्याख्यान सुनने में असुविधा होगी, आवाज ठीक से नहीं पहुंचेगी। प्लीज। हाँ बच्चों। सर, प्रोफेसर कुमार, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आने का एक सुअवसर प्रदान किया और भारत में हमारे जो साथी बैठे हैं उनसे खिताब होने का, उनसे बात करने का एक मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपको साथ ही बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने ये जो व्याख्यानमाला जो शुरू की है उस पर यूरोप में बहुत बहस हो रही, बात हो रही है और बहुत चर्चा हो रही है। आप वास्तव में बहुत ही आभार के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने बारे में ज्यादा क्या कह सकता हूँ, आपने तो बता ही दिया। अभी जिन चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ, एक तो मटियानी जी की कहानी साहित्य पर ही एक छोटी परियोजना है, वो चल रही है, और हिंदी के व्याकरण पर और हिंदी की जो शब्दावली है वो 1703 की, वो जो आप पहले सुन चुके होंगे मेरे मित्र और कलीग हाइंस वर्नर वेस्लर से, उसके साथ हम लोग साथ उस परियोजना पर भी काम कर रहे हैं। और एक दूसरी परियोजना हम लोगों के साथ है, हाइंस वर्नर वेस्लर, मेरी और क्लाउस पीटर सोलर ओस्लो। वो हम लोग गढ़वाल का जो साहित्य है, लोक साहित्य, और उसमें भी खास करके जो ड्रमर्स हैं, उन जो गाने वाले लोग हैं, उन पर काम कर रहे हैं। उस पर हम एक आर्टिकल भी छाप चुके पहले और आशा है कि भविष्य में हम लोग थोड़ा और मजबूती से काम करेंगे। धन्यवाद। तो मैं अपना व्याख्यान शुरू करना चाहूंगा क्योंकि चूंकि बात आई है बनारस की और मटियानी की और यहाँ बात स्त्री विमर्श की हो रही है, तो हम जयशंकर प्रसाद जी को कैसे भूल सकते हैं। सो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। एक तरफ तो हम यह देखते हैं जो आधुनिक साहित्य में है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आवाज आ रही है। और जब हम उसी संदर्भ को संस्कृत साहित्य में ढूंढते हैं, खास करके मनुस्मृति में, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर पता नहीं कितने आलेख, कितनी डिबेट हो चुकी हैं, और उसी संदर्भ में उसका संदर्भ लेते हुए जो श्लोक है 3.55 और एक दूसरा श्लोक है 9.3 का, जिसमें दोनों श्लोक जो है एक दूसरे के विरुद्ध दिखाई देते हैं, वो तनाव में दिखते हैं। पहले श्लोक के अनुसार तो यह है कि एक स्त्री को उसके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा उचित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि दूसरा श्लोक कहता है कि एक स्त्री को अपने पुरुष परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में रहना चाहिए। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और समाज में समय समय पर होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, उनका और उसका डॉक्यूमेंटेशन करता है। आधुनिक हिंदी भारतीय समाज में स्त्रियों के जीवन की वास्तविकता और परिस्थितियों को हिंदी साहित्य ने बखूबी डॉक्यूमेंट किया है। और उसी श्रेणी में जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य और समाज में स्त्रियों के जीवन की बात करते हैं, तो ये लगभग मेरे विचार से असंभव है कि हम शैलेश मटियानी को किनारे कर दें। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शैलेश मटियानी उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने वास्तव में
अपनी प्रेरणा महिलाओं के जीवन से ली है और उनका जो साहित्य, जो जितना साहित्य मैं अब तक पढ़ चुका हूँ, जो मैंने पढ़ा है, उसमें से लगभग 80% मैं कह सकता हूँ कि उनमें उनके मुख्य जो स्रोत दिखते हैं वो स्त्री विमर्श से लेकर है, स्त्रियों के जीवन से लेकर है। वो उनके जीवन संघर्ष, उनके जीवन के विरोधाभासों, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषीय समाज इत्यादि का बखूबी चित्रण करते हैं। और साहित्य समाज में एक तरह का जो हम कहते हैं, जो अगर जर्मन साहित्य में कहा जाता है कि अवंत-गार्ड की भूमिका निभाता है और जो अक्सर क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बनता है। दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि लेखक केवल स्वयं के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते, बल्कि मानव जीवन के या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व में घटित घटनाओं एवं प्रक्रियाओं और उनकी भविष्यवाणी को उजागर करते हुए अपने समाज और क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक पृष्ठभूमि भी हमारे सामने रखते हैं। अब इसमें प्रेमचंद को देखें तो प्रेमचंद तो वास्तव में बिल्कुल उन्होंने जो समाज में जो बिल्कुल निचले वर्ग का या जो परिधि पे जीने वाले लोगों को बहुत महत्व दिया है, लेकिन मटियानी उससे भी आगे पहुंच जाते हैं और उसी के संदर्भ में मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए आगे। एक छोटी सी बात जो स्त्री विमर्श है उसके बारे में शायद कहना जरूरी है कि हिंदी में नारीवाद का साहित्य सिर्फ एक सिंगुलर थ्योरी के रूप में नहीं देखी जा सकती, जैसे कि पश्चिमी रेफरेंस में उसे कभी कभी माना जाता है। ये वास्तव में एक तरह से टू फोल्ड नोशन के रूप में सामने आता है। एक तरफ तो अगर अपने समय की सांस्कृतिक मान्यताओं और दृष्टिकोणों को ये दर्शाता है और जो वास्तविकता है महिलाओं के और उनके जो पितृसत्तात्मक सामाजिक और धार्मिक उत्पीड़न या ऑब्जेक्टिफिकेशन या स्टीरियोटाइपिंग जो उसको चुनौती देता है एक तरफ, और दूसरी तरफ है कि भारतीय नारीवाद भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणाओं को भी बनाए रखता है। ये इसमें एक फर्क देखा जाता है जो हम पश्चिमी और भारतीय जो जेंडर स्टडी है उसमें देखते हैं। विमर्श में जेंडर शब्द का मतलब व्यापक है, उसे स्वीकृत तो किया गया है, लेकिन क्या यही जो पश्चिम में है क्या वही उसकी स्वीकृति क्या भारत में भी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसमें मुझे अभी जाने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ सवाल करके यही छोड़ना चाहूंगा। अब विश्लेषण को परावर्तन के सिद्धांत के दायरे में हम समझ सकते हैं और उसी का प्रयोग में जो शैलेश मटियानी है उनके कथा साहित्य को लेकर करने की कोशिश करूंगा और उनके साहित्य में जो कुछ प्रतिबिंबित हुआ है उसी पर देखने की कोशिश मेरी रहेगी। मैं अपने वक्तव्य को लगभग 3 भागों में बांटना चाहूंगा। पहले एक संक्षिप्त प्रकाश मटियानी जी के जीवनी पे डालना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मटियानी के जीवन को समझे बिना उनके साहित्य को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मटियानी के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो वास्तव में उनके इर्द गिर्द जो महिलाएं हैं वही अधिक कर रही हैं, चाहे उनकी माता हो या चाहे उनकी दादी हो, जहाँ वो हर जगह वो इसका जिक्र करते हैं कि उनका जो लेखन या लेखक बनने की जो उनके दिल में या उनके मन में जो रुचि जागी है वो संभवतः उनकी दादी की वजह से, क्योंकि दादी उनको जो है वो जो लोकगीत लोक साहित्य सुनाती रहती थी, उससे उनमें एक जागृति पैदा हुई, एक रुचि पैदा हुई और उसकी वजह से शायद लेखक बने। दूसरे भाग में हम देखना चाहेंगे कि मटियानी की जो स्त्री है वो कैसी है, उस किस रूप में प्रकट होती है, किस रूप में उसकी क्या विशेषता है, उनके पात्र कौन है, वो पात्र उन पात्रों की जो पृष्ठभूमि है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या सांस्कृतिक भाषिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि, मटियानी इन सबको एक साथ लाती है। और वो चीज हम जैसे अगर हम प्रेमचंद में देखते हैं, वो प्रेमचंद के साहित्य में संभव था, मुझे मालूम नहीं ये सच है या झूठ है या संभव नहीं, कि प्रेमचंद के साहित्य में जो पहाड़ी जीवन है वो संभवतः इतना प्रतिबिंबित कर सामने नहीं आता है जितना मटियानी। अब मटियानी क्योंकि पहाड़ से आई है और
मैदानी क्षेत्र में रहे, इलाहाबाद में भी रहे हैं, मुंबई में रहे, जो बम्बई पहले था, और उसकी वजह से उनके जो लेखन है उसको पूरे जो ज्योग्राफी है एक तरह से उसने उनको बहुत प्रभावित किया। मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव बड़े छेना में हुआ था, और वहां वो लगभग 1943 से और 1951-52 तक रहे, जहां वो लिखते हैं कि बड़ा कष्टपूर्ण जीवन था उनको। जब छोटे ही थे, लगभग मेरे ख्याल से 9 वर्ष के, वो कहीं कहीं जिक्र करते हैं इसका 9, और कहीं कहीं लिखते हैं 8, कहीं कहीं में 12 वर्ष भी का जिक्र आता है। हालांकि 12 वर्ष में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, और वो उनकी माता भी चली जाती है। माता जी उनकी अच्छा, एक और शायद मटियानी के मन पर जो गहरा प्रभाव पड़ा वो ये भी रहा कि उनके पिताजी अपना धर्म छोड़कर के वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब जब पिता परिवार को छोड़कर एक दूसरी क्रिश्चियन महिला से शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको महसूस होता है कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी, और फिर से वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन शायद मटियानी जी की जो माता है वो उसको स्वीकार नहीं करती है, और वो जो है वो बिल्कुल ऐसी दशा में रहते हैं कि एक तरफ से इधर से भी मुश्किल होती है, उधर से भी मुश्किल होती है। पिताजी भी बीमारी से मर जाते हैं, माता जी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो उसकी वजह से मर जाती है। उसके बाद वो अपने चाचा के साथ रहना शुरू करते हैं, वो जहाँ दादा दादी भी रहते हैं। छोटे भाई, वो 4 भाई बहन, 2 भाई और 2 बहन है। एक बहन जो शोभा है वो नैनीताल विश्वविद्यालय में काम करती है, हिंदी विभाग में है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो बात नहीं हो पाई। उनके जो बड़े पुत्र हैं राकेश मटियानी, उनसे भी बात नहीं हो पाई किसी वजह से। हालांकि मेरा प्रयास रहता है, मेरे नंबर है, इस शोभा का नंबर है, लेकिन मैं उनको लिखता हूँ, लेकिन कोई दुर्भाग्य से कोई रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। अच्छा होता अगर वो सुन रही है कि वो रिस्पॉन्स दे, तो हमने तो यहाँ तक भी कोशिश की थी कि उनकी किसी तरह से मदद की जाए। आगे बढ़ते हैं। तो अपने माता पिता के बारे में मटियानी स्वयं लिखते हैं। माता पिता के स्वर्गवासी होने के बाद मटियानी अपने छोटे चाचा दादा और दादा दादी के साथ रहे, जहां उन्हें एक मीट की दुकान पर भी काम करना पड़ता था। उनके छोटे चाचा जो थे, और बकरियों और गायों को चराने भी जंगल में जाना पड़ता था। वो कहते हैं कि उनके चाचा एक जुआरी थे, और क्योंकि उनका शायद वो शराब भी पीते थे, तो इसलिए उनका जो व्यवहार था उनके साथ, उनके भाई के साथ, वो बड़ा कष्टकारी व्यवहार था। तो जाहिर है कि एक छोटे बच्चे को जब इस तरह का व्यवहार मिलता है समाज परिवार में, तो उसका मन उच्चाट होता है। वो हमेशा अपनी एक तरह से पहचान और एक छोर को ढूंढने की कोशिश करता, और दुर्भाग्य से मटियानी हमेशा इसी झंझट में पड़े रहे। हमेशा यही उनके दिमाग में दिखता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान ढूंढते हैं, कहीं अपना एक छोर ढूंढते हैं, जो दुर्भाग्य से उनको कभी शायद मिला नहीं। और एक संदर्भ वो स्वयं लिखते हैं, जब उनका पहला जो कथा साहित्य वो छपा था 1961 में। कहते हैं कि यूं तो हमारा बहुत बड़ा कुनबा था, एक ताऊ थे, 3 चाचा, और सभी का अपना अपना बड़ा पूरा परिवार था, मगर सभी अलग अलग ही रहते थे। मैं, मेरा छोटा भाई और बहन, हम तीनों छुरमुलिया मतलब जो बिना माता पिता के, अपने छोटे चाचा के आश्रय में पल रहे थे। दादा दादी भी उन्हीं के साथ थे। दादा दादी का असीम दुलार प्यार मुझे मिलता, और चुरमुला जीवन की विभीषिका जो मुझे कभी पूरी तरह डस नहीं पाई, उसका एकमात्र श्रेय मेरे दादा और दादी को जाता है, बल्कि दादी को ज्यादा जाता है। मटियानी यह भी मानते हैं कि उनके लेखक बनने में, जो मैं पहले कह चुका हूं, कि उनकी दादी का की बड़ी भूमिका है। अब मटियानी के गांव में सिर्फ पारिवारिक दंश, मटियानी ने गांव में सिर्फ पारिवारिक दंश ही नहीं झेला, बल्कि वे जातिगत भेदभाव के भी शिकार हुए। और जब वो लेखन में आना चाहते थे, तो उस संदर्भ में भी वो बड़ा जिक्र करते हैं कि वहाँ गांव में एक दूसरा लड़का था, वो लिखता था, और उसका लेखन, वो कविता लिखता था, तो वहाँ जो एक अखबार छपता था, तो उसकी जो कहानियां थी, या उसके जो पत्रिकाएं थी, पत्र थे, या उसके जो कविताएं थी, वो छप जाती थी।
लेकिन एक बार मटियानी ने जब पूछा तो पत्रकार महोदय ने या संपादक महोदय ने कहा कि नहीं, आप कैसे, आपका तो नहीं, अब आप भी लिखेंगे क्या? तो वो एक जातिगत भेदभाव उसमें उजागर होता है। जब मटियानी एकदम बिल्कुल उदास से रहे होंगे और उन्होंने अपनी मिडिल की शिक्षा पूरी की और हाई स्कूल पूरा किया, तब उनके मन में आया कि वो उनको गांव छोड़ना चाहिए और वहां से वो पलायन कर लेते हैं। और पलायन भी कैसे करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं कि अपने बड़े जो मिडिल, जो उनके दूसरे नंबर के चाचा होते हैं, उनके घर से एक घी का डिब्बा चुरा लेते हैं और उसको बेचकर, हल्द्वानी में बेचकर जो पैसा बचता है उससे वो लेकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं। इस उनके दिमाग में शायद ये आशा रही होगी कि दिल्ली जाकर उनको कोई नौकरी मिलेगी और वहां से वो अपना जीवन शुरू कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। वहां पर भी उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर अच्छा, एक कम समय के लिए अच्छा ये हुआ कि अमर कहानी के जो संपादक थे उन्होंने उनकी मदद की और कहीं एक छोटी मोटी नौकरी दे दी, लेकिन उससे भी मटियानी काफी बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि वो, उनका मन तो बिल्कुल लेखन की तरफ था और लिखना चाहते थे। अब जब उनके पास पैसा नहीं था, वो कहते हैं कि उन्होंने लगभग 2 दिन और 2 रातों में एक दोराहा नाम का एक उपन्यास लिखा और उससे जो पैसे मिले उससे वो इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद में जाकर के वो, जाहिर है कि पंत जी वहां रहते थे और पंत जी से मिले, लेकिन पंत जी के अलावा उनको शमशेर बहादुर सिंह ने बड़ी मदद की। उन्होंने काफी कोशिश की कि उनको नौकरी मिल जाए या उनको पैसे कमाने का कोई जरिया मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो बिल्कुल भटकते रहे। एक बार शायद उनको जेल में भी जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा और वहीं सोना पड़ा। और उसके बाद वो भाग जाते हैं वहां से भी और एक कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर आते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, लेकिन वहां से भी चले जाते हैं। फिर वहां से वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली से फिर मुंबई की तरफ उनकी वो एक दूसरी तरह की जो यात्रा है वो शुरू होती है। और ये मेरे ख्याल से ये मटियानी के जीवन की बहुत ही अहम यात्रा है, क्योंकि यही वो यात्रा है जहां मटियानी जीवन के जो बिल्कुल विकट और क्रूरतम जो क्षण होते हैं उनसे उनका सामना होता है। मटियानी किसी तरह से मुंबई पहुंचते हैं एक दोस्त के साथ, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो, जैसे आमतौर पर शायद अधिकतर लोगों के साथ हो जाता होगा, जो जिनका वहां कोई न जानने वाला है न पहचानने वाला है, तो वही उनके साथ हुआ कि जैसे ही पहुंचे तो उनका जो बैग था और उनका बटुआ था वो बिल्कुल चोरी हो गए। अब उनको तो वो जानते नहीं थे, तो इसलिए उनको सड़क पर जीना पड़ा, गलियों में रहना पड़ा, पुल के नीचे उनको सोना पड़ा। उनको जो भूखमंगे लोग थे, भिखमंगे लोग थे, मवाली थे, उचक्के थे, डाकू, यहाँ तक कि गुंडे शब्द का प्रयोग करते हैं, उठाए गिर थे, उन सब के साथ उनको जीना पड़ा, रहना पड़ा। और यहाँ तक कि जो हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन जो लोग करते थे उनके साथ भी कभी कभी मटियानी ने समय वहां गुजारा। कई बार मटियानी को लगभग 8 या 9 बार पुलिस ने बंद किया और फिर छोड़ते रहे। और मटियानी की जो भूख है उसको आप अगर देखेंगे, जो वो लिखते हैं अपने साहित्य में, इसका जिक्र जो है गिरिराज किशोर जी ने किया। उनसे मेरी करीबन 1-1.5 साल पहले बात हुई थी, दुर्भाग्य से वो भी चल बसे। तो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इसका जिक्र अपनी पुस्तक में भी किया और वो लिखते हैं कि उसी शहर में, कहने का मतलब तात्पर्य है मुंबई में, अन्न की खोज में मारा मारा फिरता वही लड़का जब एक सुंदर सा टोपी का बंद डिब्बा देखता है तो उसे लपक कर इसलिए उठा लेता है कि कहीं किसी और के हाथ वो ना आ जाए या कहीं की नजर उस पर न पड़े। जल्दी जल्दी खोलते हैं तो देखते हैं या देखता है कि खाने की वस्तु के स्थान पर किसी एक बच्चे का पाखंड भरा पड़ा है। उसकी उंगलियां उसमें सन जाती हैं। अब देखिए ये कैसी विडंबना है, कैसा मतलब कैसा सीन है कि वो इतने भूखे हैं, वो खाना ढूंढते हैं और एक जो पोटली मिलती है उसको खोल करके उनकी जो उंगलियां है उसमें तो बच्चे का मल होता है और वो सनी की सनी रह जाती है। तो जो व्यक्ति इस तरह के जीवन भुगतेगा या उसका जो अनुभव है उस तरह का अनुभव करेगा, तो जाहिर है कि उसके साहित्य में उसी तरह की या वो जो वास्तविकता है समाज की
समाज का जो नंगापन है, समाज का जो क्रूर एक तरह से व्यवहार है, वो झलकता है। और वो लगभग लगभग कई कहानियों में, मटियानी की कई कहानियों में वो प्रतिबिंबित होता है। इसी वजह से मटियानी एक बार ये भी सोचते हैं कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन उनको वो जो उनकी पुरानी शपथ जो उन्होंने गांव में ली थी याद आ जाती है कि उन्हें तो एक लेखक बनकर दिखाना है। उसी की वजह से वो फिर अपना जो इरादा है वो बदल देते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। उन्हें उसके बाद उन्हें एक नौकरी भी मिल जाती है 1953 में। श्री कृष्णपुरी हाउस में वेटर का काम करते हैं और वहां वो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं। लगभग 4 साल वहां रहते हैं। उसके बाद वो वापस उनको बुलाया जाता परिवार के माध्यम से, और वो नीला जी से उनकी शादी होती है 1958-56 में। कहीं कहीं 56 लिखा है, मालूम नहीं, कहीं 58 लिखा है। तो ये शायद कहीं जैसा होता ही है हिंदी साहित्य में, दुर्भाग्य से प्रिंटिंग की गलतियां, या हो सकता है कि लेखक ने स्वयं ही कहीं कहीं गलतियां की हों, जैसा कि हम मोहन राकेश के साहित्य में देखते हैं कि वो कई बार अपनी कहानियों को रिवाइज करके कई जो संस्कृतनिष्ठ जो कहानियां हैं उनको बदल करके वो उर्दू निष्ठ कर लेते हैं। तो हो सकता है यहाँ भी कुछ इस तरह का हो, लेकिन मुझे अभी तक इस तरह की कोई एक्सप्लिसिट कोई जो कहानी वो मिली नहीं कि जहाँ वो बदल करके उसको। हाँ, मटियानी ने एक ही कहानी का कई बार उपयोग किया है, कई उनके जो जो कहानियों के जो निकले हैं वॉल्यूम्स उनमें, और कई बार वो जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, चरित्र पात्र हैं, उनका भी कई बार एक ही चरित्र का, एक ही पात्र का कई बार प्रयोग करते हैं। तो इससे भी उनकी काफी आलोचना हुई है। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए फिर शादी के बाद फिर मुंबई जाते हैं और फिर किसी वजह से वो फिर वापस आ जाते हैं। वहां शायद उनकी पत्नी का मन नहीं लगता है या ऐसा नहीं हो पाता जैसे वो सोचते हैं, और उसके बाद वो गांव आते हैं और फिर गांव से अंत में जो उनकी इच्छा थी वो इलाहाबाद चले जाते हैं। और अब इलाहाबाद में जो मटियानी ने जो काम किया वो आपके सामने यहाँ स्लाइड में दिख रहा है कि मटियानी ने इतना काम किया है। वो 30 वॉल्यूम के लगभग, वो कहते हैं, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, खास करके उनके बेटे ने जो कहानियों के जो वॉल्यूम्स निकाले उनमें उन्होंने जिक्र किया है। और मुझे लगता है वो कि करीबन 25 से 26 वॉल्यूम तो उपलब्ध है। और उन्होंने जो 5 वॉल्यूम निकाले उसमें लगभग 223 कहानियां डॉक्यूमेंटेड है, 223 कहानियां, और 30 उपन्यास, और उसके अलावा निबंध है वो लिखे, बाल साहित्य, लोक गाथाएं, संस्मरण। और उससे भी परे अगर आप देखते हैं तो उनके जो निबंध है वो भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। आप देखेंगे कि उनके निबंध के जो सवाल हैं, जो विषय हैं, वो बड़े राष्ट्रभाषा, जनता और साहित्य, मुख्य धारा का सवाल, और ये मेरे ख्याल से जो खास करके ये जो ऐसे है, ये जो निबंध है मुख्य धारा का सवाल, इसमें मटियानी वास्तव में वो कहीं कहीं अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना इग्नोर किया गया कि शायद मेरे ख्याल से उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, वास्तव में किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो वही मटियानी इस तरह से पता नहीं कितने कितने दौर से गुजरे। उनका जो पहला उपन्यास है वो बोरीवली से बोरी बंदर तक, वो 1959 में छपा था, दिल्ली से आत्माराम एंड सन से, और 61 में उनका पहला कहानी संग्रह छपा। हंस पत्रिका में शायद राजेंद्र यादव लिखते हैं, अगर आप उनका जो अंतिम मटियानी के बारे में लेख है 2001 जून के अंत में, वहां वो जिक्र करते हैं कि मटियानी की जो अंतिम कहानियां हैं, जो अंतिम उनकी कृतियां हैं, वो 2 कहानियां हैं। और वो 2 कहानियां हैं शायद नदी किनारे का गांव और मुड़ मुड़ के न दे कुछ, एक ये भी है, और एक और उनकी जो कहानी है वो छपी थी। साहित्यकार के रूप में हंस पत्रिका के जो संपादक हैं यादव, वो मटियानी की तुलना, जैसा आपने पहले कहा कि वो मैगजीन गोरकी से तो करते ही है, लेकिन वो एक बहुत दिलचस्प और उन्होंने तुलना की है कि गार्सिया मार्केज का जो उपन्यास है क्रॉनिकल ऑफ द डेथ फोरटोल्ड, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। उनको इस पर
नोबेल प्राइज भी मिला था। और उसका एक चरित्र है गैब्रियल जोसे, उससे उसकी तुलना करते हैं। अनेकों बार उन्होंने मटियानी की तुलना जेजों जो फ्रेंच ऑथर है उससे भी की। और इस तरह से बाबा नागार्जुन ने तो उनकी तुलना मैक्सिम गोर्की से की है। तो ऐसा नहीं कि मटियानी को हमेशा कष्ट मिला है और किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनकी प्रशंसा की है, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आए। अब जैसे राजेंद्र यादव तो उनके बहुत बड़े आलोचक भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी इतनी प्रशंसा की है, जिससे मैं नहीं जानता है कि राजेंद्र यादव ने किसी और की इतनी बड़ी प्रशंसा की हो। मटियानी मुख्यतः यथार्थ और प्रगतिवाद के लेखक हैं, मेरा जो अनुमान है और मेरा जो विश्लेषण है उसके अनुसार। जैसे कि उनकी रचनाओं और खास करके कहानियों में उनके विषय और जो पात्र हैं उनके माध्यम से जो सामने आता है। रेणु की तरह ही मटियानी भी क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय चरित्र और प्लॉट्स और अनुभव और अभिव्यक्तियों को हिंदी साहित्य के मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उनकी एक और खासियत है कि वो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो सीमाएं हैं उनको किसी तरह से उनको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। उनका जो पात्र है, अगर वो मुंबई जैसे बड़े शहर में है तो वही पात्र आपको जो है पहाड़ के किसी छोटे गांव में भी दिखेगा। तो इस वजह से मटियानी का जो क्षेत्र है वो वास्तव में बहुत बड़ा है। वो स्वयं लिखते हैं कि आत्मानुभव, अदम्य आक्रोश और क्रोध, भावात्मकता और कड़वे अनुभव, आक्रामकता, अभद्रता, शोक, शोषण, संघर्ष उनके जीवन के मुख्य हिस्से रहे और मुख्य भाग रहे। जो आक्रामकता शायद उनका जो ये कहने का तात्पर्य है वो इसलिए है क्योंकि उनके जो चाचा थे वो बड़े आक्रामक थे उनके प्रति, और इसीलिए उनके जीवन में। और बाद में सभी को मालूम है कि जब धर्मवीर भारती के साथ उनकी जो समस्या हुई थी रविंद्र कालिया, और उसमें संजय गांधी का भी जिक्र आता है, तो उसके बाद जो समस्या पैदा हुई, मटियानी उनको इतनी आत्मसम्मान की पीड़ा थी कि उन्होंने धर्मवीर भारती और कहना चाहिए कि जो धर्मयुग था उस पर मुकदमा ठोक दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने ये कहा था कि जो मटियानी है उन्होंने संजय गांधी के चुनाव प्रचार में कुछ मदद दी है, सिर्फ इसलिए उन्होंने ये मुकदमा कर दिया था। हालांकि वो मुकदमा हार गए क्योंकि पैसे का बल था, और आपको मालूम है धर्मयुग तो टाइम्स ऑफ इंडिया चलाता था, बाद में वो दुर्भाग्य से बंद हो गए, बहुत अच्छी पत्रिका थी। मटियानी का जो साहित्य है उसके जो रचना है वो हम हिमालय की तलहटी से लेकर के और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र तक का जो भारतीय समाज है उसकी स्थिति देखते हैं, उसका जो विन्यास है उसको हम वहां पाते हैं। उनकी साहित्यिक रचना, उनके जीवन का अनुभव और जो कुछ भी उन्होंने देखा, अनुभव किया और संभवतः सोचा, उसी का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मैं समझता हूं कि मटियानी का कथा साहित्य है। मटियानी ने उन पहलुओं के बारे में महसूस किया जिन्होंने उस पर तत्काल और अस्थायी रूप से प्रभाव डाला, उनके दिमाग, उनके मस्तिष्क पर। मटियानी ने जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ देश की जो सामंतवादी और अर्ध सामंतवादी व्यवस्था को जिया, उसका उन्होंने बहुत ही कड़ा प्रहार किया है। वो लगभग आप उनकी हर कहानी में उसको देखेंगे। वे अमीर और गरीब, स्वस्थ और बीमार, यहाँ तक कि गोरा काला, पहाड़ी मैदानी, जमींदार किसान, और इनके जो अमीर और गरीब और जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग, इनके जो विरोधाभास है उनको दर्शाते हैं और साथ साथ उन पर बड़ा प्रहार भी करते हैं। जिस सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता से अपने अस्तित्व को भी वे खतरे की तरह देखते हैं, मटियानी ने चेतना के साथ साथ करुणा और मानवीय संवेदनशीलता को पिरोते हुए हिंदी की कुछ महानतम कहानियों की रचना की है। और मैं मानता हूं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे दूसरे जो लेखक हैं और जो विश्लेषक हैं, आलोचक हैं, उनका भी ये मानना है
अर्धांगिनी जैसी कहानी, दो दुखों का एक सुख, प्यास, पोस्टमैन, महमूद, चील और छाप, और यहाँ तक कि एक कप चाय, दो खारी बिस्किट और नाबालिग जैसी कहानियां लिख करके मटियानी ने हिंदी साहित्य को बहुत ही एक तरह से एनरिच किया है। ये कहानियां आवश्यक रूप से मैं समझता हूँ हर अध्येता को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें मटियानी ने जो अपने पात्रों को जिस तरह से जीवंतता दी है, उसके संदर्भ में किशोर जी, जो गिरिराज किशोर जी और राजेंद्र यादव और दूसरे लोग हैं, वो मानते हैं कि ये जो वो कहानियां, वो बहुत, उनका जो स्तर है बहुत उच्च कोटि का है। कहीं कहीं तो राजेंद्र यादव ये भी मानते हैं कि वो जो कहानियां हैं वो कई दृष्टि से, कुछ दृष्टि से वो प्रेमचंद क्रॉस कर जाते हैं, उससे बेहतर है। मटियानी के कथा साहित्य में मटियानी के कथा साहित्य में हमें जिस तरह की जो महिलाएं मिलती हैं और उनका चित्रण मिलता है, उसको मैं लगभग 8 अलग अलग वर्गों में बांट सकता हूँ। एक तो उनका जो कथा साहित्य, उसमें आदर्श महिला बहुत आती, और इसका जो मुख्यतः जो पात्र है वो हमें जैसे अर्धांगिनी जैसी जो कहानी है उसमें मिलता है। फिर पीड़ित महिला है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो ऐसी महिला है जो सामाजिक रूप से बहुत जागृत है, एक तरह की कॉन्शियस महिला है। फिर वो जो चौथा रूप है वो लालची और पश्चाताप करने वाली महिला है। ऐसी महिला जिसका रूप हम आज शायद संभवतः अधिक देखते हैं बॉलीवुड में। और दिलचस्प ये है कि मटियानी ने भी जो ये पात्र है, लालची महिला का जो पात्र है, उसको भी बॉलीवुड से ही जोड़ा है। और फिर एक भोली, इसका जिक्र कम मिलता है, उस तरह का जो नाइव तरह की जो महिला है, वो तो या तो हमें बिल्कुल प्रेमचंद में जाना पड़ेगा जहां सब कुछ महिला सब कुछ स्वीकार करती है, तो यहाँ मटियानी के उसमें भी है। और कई बार ऐसा भी है मटियानी के कथा साहित्य में कि जो महिला है वो अपने लिए, अपने पति के लिए ही समस्या पैदा कर देती, अपने भोलेपन की वजह से, क्योंकि वो हर किसी पे विश्वास कर लेती है। और जो छठी तरह की है वो संघर्ष करने वाली महिला है, जो कि बिल्कुल लड़ती है और लड़ करके अपना अधिकार लेती है, उसके अपने अधिकार के लिए लड़ती है। और फिर आती है जो संघर्षशील आधुनिक महिला है, और वो जो आधुनिक महिला है वो जरूरी नहीं है कि वो संघर्षशील हो, क्योंकि उसका जो दायरा वो कहीं ना कहीं अधिकतर अपनी तरफ ही, जो कहते हैं ना कि इगोइस्ट टाइप का जो है वो भी सामने आता है। तो जरूरी नहीं है कि वो समाज के लिए लड़ती है, वो उसका जो लड़ना है, जो आधुनिकता है, उसके इर्द गिर्द जो कुछ होता है उसी पर उसका ध्यान जाता है। लेकिन उसके जो परे है, जो परिधि के लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, जैसे हमारे मित्र करदम जी हमेशा इस पर बात करते हैं कि हाशिए के लोगों पर उनका ध्यान कम जाता है। अब मटियानी ने बहुत ही सुदृढ़ता से और बहुत ही गहनता से हाशिए के लोगों का पर बात की है और उनको अपने मुख्य पात्रों में रखा है। और जो अंतिम एक जो कैटेगरी है वो है ऐसी महिला जो दूसरी महिला का शोषण करती है। मुझे मालूम नहीं कि इस पर अधिक लिखा गया, मैंने अधिक पढ़ा नहीं है, इस पर कभी समय भी नहीं मिला, और शायद अब जाके मैं कुछ करना चाहूंगा जरूर इस तरफ, कि ऐसी महिला जो जैसे ठीक है डॉरी की वजह से जो हत्याएं होती हैं या दूसरी जो समस्याएं हैं समाज में, उस पर जो कहानी लिखी गई वो तो ये एक है। लेकिन जो दूसरी कहानियां, जो दूसरा क्षेत्र है जहाँ माता जो पुत्री का ही शोषण कर लेती है, उसमें कहानी, ये जो कहानी है इस कहीं पहाड़ और एक कस्बे की कहानी है, जिसमें जो है माता जो है अपनी पुत्री का ही शोषण करती है। मटियानी की जो आदर्श कहानी है और आदर्श महिला है, उसका सबसे मैं समझता हूँ उसका जो महत्वपूर्ण पात्र है मुझे जो दिखाई देती है वो रुक्मा सूबेदारनी है अर्धांगिनी में। रुक्मा सूबेदारनी वो है जिसके पति बॉर्डर पर सेना में है
और वो कभी कभी उनको समय मिलता है वापस आने का। और रुकमा सूबेदारनी जो परिवार का ध्यान रखती हैं, जानवरों का ध्यान रखती हैं, खेती बाड़ी का ध्यान रखती हैं, अपने पति के बिहाफ में वो लगभग लगभग वो सारी भूमिका निभाती है जो उनके पति को निभानी चाहिए। और जब पति घर आते हैं तो उनको ये महसूस नहीं होने देती कि घर में कोई समस्या है। वो जो उनसे कहती है, उसके जो डायलॉग है वो देखिए, वो कहती है कि आप सिर्फ यहाँ आराम कीजिए और जो आपने शौक है पूरे कीजिए घर में रह करके या अपने क्षेत्र में रह करके। सिर्फ जो तुम्हारे शौक हैं वो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन तक नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि उससे जो है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो पहचान है गांव में, उस पर दब्बा लग सकता है। एक और जो जिक्र करने वाली बात है कि जब सूबेदार महोदय जब उनकी छुट्टी पूरी हो जाती है और वो वापस जाते हैं तो उनको वो कुल्ली ढूंढते हैं उस छोटे कस्बे में, गांव से आकर के कस्बे में, और रास्ते में उन्हें कुल्ली तो मिलता नहीं है। तो और स्वयं वो उठाना नहीं चाहते, क्योंकि फौजी आदमी है और गांव में लोग ऐसा सोचते हैं कि फौजी है तो इनके तो नौकर चाकर होने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए सूबेदारनी रुकमा वो स्वयं ही कहती हैं सूबेदार से, सूबेदार नहीं कहते उनसे कि उनका जो सामान है उसको ले जाएं, नहीं, सूबेदारनी स्वयं कहती हैं कि मैं ले जाती हूँ। वो कहती भी कुछ नहीं है, वो उठा के ले चलती है। और जब देखिए जो पहाड़ के समाज का जो ताना बाना है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, वहां तो इतना बिल्कुल छिपा हुआ था कि वो एक दूसरे से समाज के सामने मिल भी नहीं सकते थे पहले, इतना इतना बिल्कुल छुपा हुआ था। तो वही यहाँ झलकता है, और उनका जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, एक समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार पूर्ण रवैया है, वो सब इसमें झलकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मटियानी इसमें दर्शाते हैं वो ये है कि जो सूबेदारनी है वो सिर्फ समाज, अपने पति, अपने रिश्तेदारों और जानवरों, खेती बाड़ी का ही ध्यान नहीं रखती है, बल्कि उनके जो क्षेत्र में जो देवी देवता हैं उनका भी ध्यान रखती है। और वो उनके लिए कपड़े भी सिलवाती हैं, उनकी पूजा भी करती हैं। और जब पति घर आते हैं तो एक तरह से उनको वहां पर जिस क्षेत्र से मटियानी आते हैं वहां नंदा देवी की पूजा होती है, और नंदा देवी की जात देने के लिए वो ये सब कर्म करती है। और वो सब इसीलिए है कि वो परिवार का जो स्वास्थ्य है, परिवार के जो समाज में जो उनकी जो उपस्थिति है, ये समाज में पहचान है, वो बनी रहे, उसी के लिए वो सब ये सब करती है। अच्छा, ये बाद में देखेंगे। उनकी जो दयालु प्रवृत्ति की जो महिला है वो नाबालिग की कहानी है, उसमें बड़ी परिलक्षित होती है। और नाबालिग में आनंदी नाम की जो एक पात्र है वो इतनी मजबूत और सशक्त और इतनी स्वाभिमानी महिला है कि वो, और जानती भी है कि वो जब उनके पति जो फौज में होते हैं वो मरते हैं फ्रंट पे, और वो एक दीवान सिंह जो उनके जो आसपास रहते हैं उनके साथ वो रहना चाहती हैं, रहना शुरू करती हैं। लेकिन जैसे ही आनंदी को पता मालूम होता है या पता चलता है कि दीवान सिंह के लिए उसके माता पिता ने शिब्बो नाम की एक जवान लड़की ढूंढी है, उसके साथ मंगनी भी हो जाती है, उसका रोका भी हुआ होता है, तो वो तुरंत दीवान सिंह को फटकार लगाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मत रहो, तुम गांव जाकर के विवाह कर लो शिब्बो से। और वो इस तरह से उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। देखिए, वो कहती है कि 10-15 साल के बाद के दिनों की कल्पना करती हूँ कि तुम खेतों में काम करके लौट रहे हो और लौटते ही दिल्ली में दिखाई देती है तुम्हारी कांस जैसी फूली बुढ़िया, अपने आप को बुढ़िया का तमका देती है। और फिर वो कहती है, हाय राम, तब तो तुम इसी असमंजस में पड़ जाओगे कि इस बुढ़िया को घरवाली जो कहूं या महतारी जो कहूं। तो देखिए, वो इस तरह से कोशिश करती है उनको दीवान सिंह को कन्विंस करने की। और जब दीवान सिंह नहीं मानते हैं तो वो अंत में वो उसको जलील कर देती है। वो इस तरह से जलील करती है, वो कहती है कि सरकार की नजर में शायद तुम 18 वर्ष के हो गए हो, लेकिन मेरी नजर में तुम नहीं हो।
मेरी नजर में तुम एक बच्चे हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इस तरह से वो किसी तरह से दीवान सिंह को फोर्स करके वो भेज देती हैं, ताकि शिबो जो है उसकी जो जिंदगी है वो खराब ना हो जाए। ये तो हम सबको मालूम है कि भारतीय समाज में अगर किसी लड़की की एक कहीं मंगनी हो जाती, रोका हो जाता है, और अगर वो टूट जाता है, तो वो उस लड़की के लिए बड़ा दुखदायी रहता है, और समाज में उसकी बड़ी उसकी जो उसका जो अभिमान है, स्वाभिमान है, उस पर चोट आती है। और वो उसी दृष्टि से मटियानी यहाँ पर आनंदी के मुंह से ये उससे कहलाते हैं। एक और जो पात्र है या दूसरी दूसरी कैटेगरी है मटियानी के पात्रों की, महिला पात्र की, वो है पीड़ित महिला। अब ये जो पीड़ित महिला, इसका तो खैर भारतीय हिंदी साहित्य में लगभग लगभग सभी ने बहुत अच्छा वर्णन विवरण दिया है या उसका चित्रण किया है। मटियानी के मामले में थोड़ा अलग है, और वो थोड़ा इसलिए अलग है क्योंकि मटियानी की जो दुखी पीड़ित महिला है वो एक आम महिला नहीं है। ये जो मटियानी की दुखी महिला है, ये एक ब्राह्मण अंधी महिला है। उसका नाम भी उन्होंने मृदुला काणी है, उस पात्र का नाम। अब मृदुला काणी ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है, लेकिन माता पिता उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो काणी है, वो देख नहीं पाती है। और उसके बाद जब वो बड़े शहर मुंबई में पहुंचती है किसी तरह से, तो वहां वो जो लोग सड़क के लोग होते हैं या मवाली लोग होते हैं, सड़क पर काम करने वाले लोग होते हैं, वो हर कोई उसकी जो है उसका जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट करता है। और इसी दौर में वो किसी एक दूसरे भिखारी से मिलती है जो सूरदास जिसका नाम है, वो भी अंधा है, लेकिन चूंकि वो अड्डा कट्टा है, वो उसकी रक्षा कर सकता है, तो इसलिए वो उसके साथ रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो जब कुछ समय वहां रहती है, तो इस बीच उसे जो है एक और पात्र मिलता है, और वो जो पात्र है वो मुस्लिम पात्र है, वो और वो कोढ़ी है। उसका उसको कोढ़ से सब उस कोढ़ से कोढ़ का सफर करता है। और जब क्योंकि मृदुला काणी और सूरदास के पास घर तो होता नहीं है, छत होती नहीं है, और जो दूसरा जो पात्र है उसके पास छत होती है, तो इसलिए कर्मिया जो है जो पात्र है वो उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। अब कर्मिया का जो वास्तव में उद्देश्य है, उसके जो वो सोच है, वो ये नहीं है कि वो वास्तव में उनको शरण दे रहा है, नहीं। कर्मिया तो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि कर्मिया सुंदर और गोरी चिट्टी जो ये मृदुला काणी है, उसके साथ संबंध स्थापित करने की वजह से उसको अपने घर में शरण देता है। और धीरे धीरे वो जब कुछ समय बाद वो मृदुला काणी स्वीकार कर लेती है कि वो कर्मिया के साथ भी रहती है और जो सूरदास है उसके साथ भी रहती है। लेकिन बीच में क्या होता है कि एक बार जो मृदुला काणी है वो भीख मांग रही होती है, और उसी बीच जो जो स्ट्रीट पे जो काम करने वाले या जो काम करने वाले लोग होते हैं या भीख मांगने वाले होते हैं या जो नर्तक भी होते हैं जो अपना कुछ जादू टोना दिखा करके लोगों से पैसा लेते हैं, उस तरह के लोग मृदुला काणी का अपहरण कर लेते हैं। अब मृदुला काणी क्या करे, वो तो असहाय है, तो वो जाती है और फिर वो एक दो दिन बाद उस मृदुला काणी को फिर से एक सड़क पर छोड़ देती है, सड़क के किनारे। और चूंकि कर्मिया उसको देखने जाता है और वो मिल जाती है और बहुत गुस्सा होता है उस पर और उसको वापस घर ले आता है। और जब घर लाता है कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि मृदुला काणी वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है। अब ये देखिए कि जो उनके बीच का जो डायलॉग है, कर्मिया और सूरदास का बीच का जो डायलॉग है, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनका बीच का डायलॉग है मेरे ख्याल से वो हिंदी कहानी में एक बड़ा चरमोत्कर्ष है। मैं उसे बहुत ही चरमोत्कर्ष मानता हूँ। दूसरे मेरे ख्याल से राजेंद्र यादव ने भी यही लिखा है। अब कर्मिया कहता है कि देखो एक बात आपस में निश्चित कर लेते हैं सूरदास से कि अगर बच्चे के शरीर पर अगर कुछ धब्बे हुए तो मान लो कि वो मेरा बच्चा है,
और सूरदास कहता है कि अगर बच्चा अंधा पैदा हुआ तो मान लो कि बच्चा मेरा है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है वो न तो अंधा पैदा होता है, न ही उसके शरीर पर किसी तरह के कोई धब्बे होते हैं। तो वो इस तरह से इतनी जो वो उस जीवन को जो लाते हैं मठियानी इस कहानी में, वो गजब की है। वो हमें, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद। और एक जो दूसरा मैं जो दूसरी पात्र है मटियानी के कथा साहित्य में, उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। उनकी एक कहानी है गोपली गफूर, जो पहले तो एक ग्राम क्षेत्र में है, उसका जो भौगोलिक उसकी भौगोलिक स्थिति, और फिर एक कस्बे में आ जाती है। तो गोपली गफूरन, गोपली पहले तो उसका जो पहला पति होता है वो हिंदू होता है, और वो बड़ी खुश रहती है, वो भी बहुत स्वच्छंदता से वो जी सकती है। आपको अगर पहाड़ में गए हो कि वहां पर महिलाएं कम से कम वो घूम सकती हैं और स्वच्छंद है, उनको कई मामलों में वो जो मैदानी क्षेत्र की जो महिलाएं उनसे काफी उनकी स्थिति अलग है। हालांकि उनको जो काम करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आदमी बहुत निठल्ला वहां होता है। आदमी हमेशा या तो ताश खेलता हुआ पाया जाता है या कुछ और दारू पीते हुए पाया जाता है, और महिलाएं हैं जो जो पहाड़ की रीढ़ की हड्डी है, वो संभवतः पहले से ही ऐसा रहा होगा। और उसी संदर्भ में मटियानी ने कहानी लिखी है। तो वो जो स्वच्छंद रूप से जी रही गोपली एक दिन अपने पति को खो बैठते, वो मर जाते हैं। अब उसका न तो आगे पीछे कोई होता है और कोई रिश्तेदार भी उसको अपना नहीं अपनाता है। तो इसलिए वो एक जो दुकानदार होते हैं, वो मुस्लिम दुकानदार होते हैं, अली उसके साथ रहना शुरू करती है। अली उसको अपने साथ ले जाता है, और अली क्योंकि चूंकि उनको धर्म का पालन करना है, तो इसलिए वो भी गफूरन जो इसका जो गोपली है उसका नाम बदल देते हैं और उसका नाम रख देते हैं गोपली गफूरन। अब उसका पहनाव जो है उसमें भी बदलाव आ जाता है, तो उसकी जो जिंदगी होती है वो एकदम बदल जाती है। और वो जब एक कहीं जिक्र होता है, वो कहती है, मटियानी लिखते हैं, अहमद अली के की गुस्से से कांपती आंखें देखकर गोपली छोटी बच्ची की तरह सहम गई। कठपुतली की तरह उसने सलवार कुर्ता और बुर्का पहना और अहमद अली के साथ बाहर चली गई। तो वे ये जो चित्रण है ये बड़ा मार्मिक चित्रण है। उसके बाद भी वो आगे बढ़ते हैं, जहां वो देखते हैं, कहते हैं, और गफूर उसकी गोपली के मुंह से ही कहलाते हैं कि वो कहते कि मेरी जो खुशी थी जीवन की, मेरे जो जीने की जो इच्छा थी, वो सब खत्म हो गई। मेरी जो खुशी थी वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैंने बुर्का पहनना शुरू किया। अब ये समाज पर अटैक नहीं मानना चाहिए, बल्कि वो पात्र विशेष की जो विशेषता है उस पर मटियानी ये दिखाना चाहते हैं कि जो महिला है उसका जीवन किस तरह से, जो आदमी है, जो जो पति है, उसकी दुष्टता से, उसकी जो शक्ति है उसकी वजह से या उसके अंधेपन की वजह से कितनी बदल जाती है। और अब देखिए जो उस समय मटियानी ने लिखा, मुझे मालूम नहीं कि आज ये संभव है। अब समाज में क्या ये अभी संभव है, ये इस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। शोषक महिला के पर भी मटियानी ने बड़ा विचार किया है, और उसमें तो बहुत सारी कहानियां हमें मिलती हैं। खास करके जो नृत्य और संगीत के क्षेत्र में जो लोग हैं उन पर मटियानी ने कुमाऊं और गढ़वाल में जो लोग हैं उन पर उन्होंने लिखा है। उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं थोड़ा और विचार दूसरी तरह से करना चाहूंगा कि मटियानी के कथा साहित्य में हमें जो एक तरह से मिश्रित विरासत मिलती है, और वो जो मिश्रित विरासत है वो जो प्रेमचंद से शुरू होकर के यशपाल, जैनेन्द्र, रघुवीर सहाय से होते हुए और रेणु से लेकर के वो भाषा के क्षेत्र में मैं उसे मानता हूँ। शोभा डे, शायद आप बहुत लोग उससे परिचित होंगे, और चेतन भगत तक हम उसको देख सकते हैं। शोभा डे और चेतन भगत इसलिए क्योंकि उनमें जो आधुनिकता है, और शोभा डे के साहित्य में जो अभद्रता जो
कुछ लोग मानते हैं, हालांकि वो समाज और समाज के जीवन का एक अंग है, उसे हम निकार नहीं सकते। मठियानी उसको भी दिखाते हैं, वो जो एक तरह से नंगापन है वो दिखाते हैं। मठियानी की एक कहानी है, एक कप चाय दो खारी बिस्कुट। उसमें देखिए ये कि जो मुस्लिम पात्र होती है नसीम, उसके माँ बाप उसे छोड़ देते हैं और वो विवश है सड़क पर जीने के लिए। अब जब मुंबई की सड़कों पे जब कोई महिला अकेली जीती है तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा होगा, या उसका जीवन कैसा, दैनिक जीवन में वो क्या क्या भुगतती होंगी। वही वही सब कुछ नसीम के साथ होता है। नसीम को मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन से लेकर पारसी से लेकर हिंदू सभी उसको सेक्सुअल हरेस करते हैं, और वो इतनी आदी हो जाती है कि जब उसे उसका एक लवर मिलता है जो उसे वास्तव में प्यार करता है, तो वो उससे भी यही कहती है कि चलो बातें हम बाद में करेंगे, तुम मुझे चाय बाद में पिलाना, तुम मुझे 2 बिस्किट बाद में खिलाना, पहले चलो हम पुल के नीचे जा करके प्यार कर ले, प्रेम कर ले। तो देखिए कितने मतलब उसके अंदर घुस करके जो एक तरह से किसी महिला का जो एक तरह से उसकी साइकी है, उसके पूरा साइकोलॉजी उससे बदल जाती है, और उसी का जिक्र जो है मठियानी यहाँ करते हैं। मठियानी भारतीय समाज के सभी क्षेत्रों, सभी सामाजिक और धार्मिक वर्गों की महिलाओं के जीवन को या उनका कुशलता पूर्वक चित्रण करते हैं, और उनकी जो भौगोलिक और भाषिक जो होती है उसमें जो कहीं जो बिखराव रहता है उसको एक ही सेटिंग में ला करके खड़ा कर देते हैं, उसको एक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन को मुख्य धारा की जो परिधि है, मुख्य धारा से परिधि के लोगों को, परिधि में खड़ी महिला को जोड़ते हैं। तो आधुनिकता को, जो देहाती आधुनिकता और देहातीपन का जो चरित्र है उसको जो क्लासिकल एक तरह से जो पारंपरिक जो एक रूप है, जो जिसकी समाज में बड़ी इज्जत होती है, उससे लाकर जोड़ते हैं। अब ये जोड़ने की दृष्टि इसलिए है कि वो पूरे समाज की जो महिलाएं हैं उनको अलग नहीं मानते हैं, वो उनको उस समाज का एक अंग मानते हैं वो, और समाज को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वो जो चीज है मठियानी में, वो एक गजब की जो एक तड़पन है, और जो उनकी जो दृष्टि है, ये दृष्टि वास्तव में जेजों जो फ्रेंच साहित्यकार है उसमें भी दिखती है, क्योंकि वो जेजो है वो एक उनकी माँ जो है वो वैश्या थी, और उन्होंने जो जीवन जिया वहीं, उसके बाद लेखक तो बहुत बाद में बनते हैं। और चेखव और तुर्गनेव की जो गरीबी, मैक्सिम गोरी की जो गरीबी, उसको भी यहाँ पर बहुत कुशलता पूर्वक जो है हम मठियानी के साहित्य में देख सकते हैं। मठियानी अपने कथा साहित्य में महिलाओं के प्रति पुरुषों और समाज की मानसिकता और उसके दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव का बिल्कुल लगातार अनुरोध करते रहते हैं, और इसके साथ ही वो सामाजिक परलेखन, हमेशा उनकी चिंता रहती है कि किस तरह से जो महिला है उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वो सहन करती है, उसको क्यों नहीं हम उस जिस क्षेत्र में उसकी पीड़ा है, जहां वो पड़ी हुई है, उसको बाहर निकाल ले, उसको सशक्त बनाए। और उसी के इर्द गिर्द मैं समझता हूँ कि मठियानी के पात्र की जीवंतता झलकती है। इसी को मुद्दा बना करके राजेंद्र यादव ने एक लंबा लेख लिखा है। अब हम मठियानी को, कई लोग सोचते हैं, मैंने देखा है कि कुछ शोध हुए हैं मठियानी के कथा साहित्य पर, 1-2 हैं, और लेकिन उनके उपन्यास साहित्य पर काफी, मेरे ख्याल से 4 या 5 शोध मैंने कम से कम देखे हैं। तो कई लोगों ने कोशिश की है मठियानी को एक क्षेत्रीय लेखक के रूप में स्थापित करने की। मैं समझता हूँ ये उनके साथ अन्याय है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, खास करके जब आप मठियानी को एक उनके समग्र रूप में उनको देखते हैं, और खास करके जो उनका कथा साहित्य वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मठियानी के जो पात्र है वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष से संबंध नहीं रखते, वो पहाड़ से आते हैं,
वो मैदानी क्षेत्र से आते हैं, वो देहात से आते हैं, कस्बों से आते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन टाउन्स से आते हैं, दिल्ली मुंबई से आती हैं, और उनका जो जीवन है वो बड़े शहरों की सड़कों से भी पे भी रहता है और गांव के छोटे सी झोपड़ी में भी दिखता है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, मैं नहीं समझता ये अच्छा है। उनका जो सामाजिक प्रलेखन है उसमें एक क्या कहना चाहिए, उनका जो योगदान है उसे बिल्कुल हम नकार नहीं सकते। अपने वक्तव्य में आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे 2001 में राजेंद्र यादव ने कई बार लिखा है, सिर्फ हंस में ही नहीं बल्कि दूसरे पत्रिकाओं में भी, और उन्होंने कहीं कहीं में अपने संबोधन में तो बहुत बार उसका जिक्र किया है कि मठियानी का जो साहित्य है वो उसको आप नकार नहीं सकते। वो लिखते हैं कि मठियानी को मैं भारत के उन सर्वश्रेष्ठ कथाकारों के रूप में देखता हूं जिन्हें विश्व साहित्य में सिर्फ इसलिए चर्चा नहीं मिली क्योंकि वे अंग्रेजी में नहीं आ पाए। उनकी एक एक कहानी जिस तन्मयता, लयात्मकता और इन्वॉल्वमेंट के साथ लिखी गई है, दूसरे कथाकारों में वह नहीं दिखता, और आमतौर पर दूसरे कथाकार उसे अपने उपन्यासों में भी नहीं कर पाते। उनके पास हम सब के मुकाबले अधिक संख्या में उत्कृष्ट कहानियां हैं। वे भयानक आस्थावान लेखक हैं और यही आस्था उन्हें चेखव, टोल्स्टॉय और तुर्गनेव जैसी गरिमा देती है। अपने पात्रों को जिन उन्होंने मतलब मठियानी ने जैसी ऊष्मीय ऊर्जा दी है वह प्राय प्रेमचंद भी नहीं कर पाते। अब मठियानी की जो पात्र हैं, उनकी भूमिकाएं, उनकी विशेषताएं, उनके गुण अगर देखेंगे तो हमें दिखता है कि वो गुणात्मक, धनात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं और तटस्थ भाव के भी हैं। ये जो विश्लेषण है ये नॉर्वेग के एक सिद्धांत पर आधारित है, और आप देखते हैं कि मठियानी किस तरह से हर तरह के चरित्र को इसमें अपनी कहानियों में जगह देते हैं। उसमें आपको अगर सूबेदारनी जैसी सशक्त पात्र है तो आपको नसीम या फिर गोपली गफूरन या फिर विश्वस्ता जैसी पात्र भी हैं जो बहुत ही नकारात्मक दर्शाई गई है, जो नकारात्मक भाव से में प्रकट होती है। और जो तटस्थ हैं उनमें आपको जैसे मृदुला कहानी है, वो दुख तो है, वो दुख को झेलती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी खुशी है कि उसके पास कोई आदमी है, उसको एक छत मिली है। और उसी तरह से अगर हम लाठी को देखते हैं, लाठी एक कहानी है, उसमें उत्तिमा लाठी है, उसका भी यही भाव है। और एक और जो पात्र है जिसका जिक्र मुझे करना चाहिए वो है दुर्गा। दुर्गा एक दलित लड़की है जिसको एक राजपूत लड़के से प्यार हो जाता है, और वो इतनी विवश है, और उसका पति तो बिल्कुल ही वो भाग जाता है गांव से, क्योंकि एक तरफ तो जो उसके दुर्गा के माता पिता होते हैं वो उस पर जो एसटी और एससी एक्ट लगवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उसे एकदम बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ जो उसका अपना परिवार है, जो राजपूत परिवार है, राजपूत का जो गांव है, वो उसे मारने जाते हैं, उसे वो खत्म करना चाहते हैं, तो वो भाग जाता है, वहां गांव से भाग जाता है। ये सिर्फ वही जो दुर्गा है उसकी शक्ति है कि वो अपने पति को बचा लेती है, अपने परिवार से भी, और जो समाज का जो बिल्कुल एक तरह से जो विकृति है समाज में, अपर कास्ट में, उससे भी उसकी रक्षा कर लेती है। और अगर हम थोड़ा आगे उनके जो भाषा है उसका विश्लेषण करें तो हमें उनकी भाषा, उनके साहित्य में लगभग कई भाषाओं के शब्द मिलेंगे। उर्दू के, आपको फारसी के, आपको पंजाबी मिलेगी, आपको नेपाली उसमें दिखती है, आपको गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी और अंग्रेजी,
इस सब तरह की भाषाओं के शब्द हमें मटियानी के कथा साहित्य में मिलते हैं। और उसमें जो 3 तरह के एक तरह से टोन्स हैं, एक तरह से जो स्वर हैं, वो नकारात्मक हैं, तटस्थ हैं और मिश्रित हैं। इन तीनों तरह के हमें वो मिलते हैं। ये विश्लेषण भी नॉर्बर्ग के विश्लेषण या सिद्धांत पर आधारित है। हमें उसमें व्यंग्य मिलेगा, हमें उपहास है, उसमें कटु और निष्ठुरता है, उसमें आलोचना है और उसमें उदासीनता के साथ साथ हठधर्मिता भी हमें मिलती है। जहां एक तरफ तथ्यात्मक, काल्पनिक और गढ़ा हुआ या आलोचनात्मक जो तथ्य है मटियानी के साहित्य में, वहीं दूसरी तरफ उनको विडंबना, विरोधाभास या जो सत्तापूर्ण जो इंसान आदमी का जो सत्तापूर्ण भाव है, या नॉस्टैल्जिक और स्वच्छंद, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक, ये सब मिश्रित जो टोन से जो स्वर हैं, वो मटियानी के कथा साहित्य में उपलब्ध हैं, परिलक्षित होते हैं, देखने में आते हैं। मैं समझता हूँ मैं बहुत बोल चुका हूँ, और अगर अगर इसके बाद कोई प्रश्न हो तो अवश्य मैं उन पर विचार करना चाहूँगा। मुझे आशा है कि मैं आपको मटियानी के बारे में, श्रोताओं को मटियानी जी के बारे में या उनके कथा साहित्य में के संदर्भ में कुछ सूचना दे पाया। ध्यान से सुनने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। प्रोफेसर राम कुमार जी, आपने मुझे एक अवसर दिया यहाँ पर मटियानी जी के कथा साहित्य पर विचार रखने के लिए। मैं आपका, आपके विभाग का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का और आपके सभी सहयोगियों का और सभी जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्लेषण पर व्याख्यान सुनने के पश्चात एक औपचारिक धन्यवाद देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपसे अपेक्षाएं लोगों की ओर बढ़ गई हैं और कई लोगों ने तो मेरे फोन पर मैसेज करके ये आग्रह किया है कि भट्ट जी से लोक साहित्य की सैद्धांतिकी पर एक और स्वतंत्र व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया जाए। तो वो मेरे फोन पर जो मैसेज और संदेश आए हैं आपके लिए, उनमें से मैं कुछ को लेता हूँ और कुछ जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से भी कुछ ले लूंगा। तो एक तो ख्वाहिश सभी की है कि एक व्याख्यान आपका आगे और होना चाहिए जिसमें लोक साहित्य के अध्ययन की सैद्धांतिकी पर आप बताएं, यहाँ के लोगों को उससे बहुत लाभ होगा। जी जरूर, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँगा। जरूर, मैं देखिए हम तो भारत से निकले हैं हिंदी की सेवा करने, और अपने देश और समाज को अगर मैं कुछ वापस दे सकूं तो मैं अपने को बड़ा अहोभाग्य मानूंगा। अवश्य ठीक, जरूर मेरा उस पर काम है और मैं काम कर रहा हूं लोक साहित्य पर, और लोग खास करके लोक साहित्य का जो सैद्धांतिक पक्ष है उस पर विचार करना संभवतः खास करके जो छात्र हैं या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। मुझे भी सीखने को मिलेगा, ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे भी सीखने को मिलेगा। जी जी। एक प्रश्न जो कई लोगों ने पूछा कि अगर चूंकि शैलेश मटियानी की प्रतिनिधि रचनाओं का एक रीडर जैसा कोई निकला नहीं, कि उनकी प्रतिनिधि कहानियों का या उनकी महत्वपूर्ण उपन्यासों का एक संचयन कहीं से आता, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि शैलेश मटियानी की सर्वोत्तम कहानियां कौन कौन सी हैं और उनके वो महत्वपूर्ण उपन्यास कौन से हैं, यद्यपि आपने उसका उल्लेख किया है अपने व्याख्यान में, तो कुछ लोगों की इच्छा है ये जानने की कि वो कौन सी कहानियां हैं जिनको आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और साथ ही साथ उनके उपन्यासों में से कौन से उपन्यास आपको लगता है कि बहुत कालजयी महत्वपूर्ण उपन्यास। जी मैं बताता हूँ, बिल्कुल। मेरी अभी ध्यान में जो खास करके मैं अभी कहानियों पर बात करूंगा,
जहां तक उपन्यास का सवाल है, उपन्यास में मेरा दखल अभी इतना नहीं है, क्योंकि मैंने मटियानी जी पर जो काम करना शुरू किया वो लगभग 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले शुरू किया। और आपको मालूम है कि मटियानी का जो कथा साहित्य है वो इतना बड़ा है, वो लगभग मैंने बताया 223 कहानियां छपी हुई है। वो जो 5 वॉल्यूम्स उनके बेटे राकेश ने परकल्प प्रकाशन से छापी थी, उनमें वो सारी मेरे पास है। जरूर अगर किसी को चाहिए तो मैं, मटियानी की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जो जिनको हम बिल्कुल विश्व स्तर की कहानी मान सकते हैं, उनमें मैं मानता हूं अर्धांगिनी एक है। दूसरी कहानी दो दुखों का एक शोक, ये एक मेरे ख्याल से ऐसी कहानी है जो विश्व साहित्य में जिसका बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि आप उसमें सिर्फ उसका जो शिल्प है या शैली है या शब्द है, सिर्फ वही नहीं देखते, प्लॉट, समय और उसकी जो ताना बाना है, दूसरा है उसकी जो हम कहते हैं कहानी की जो बनावट है, उसमें भाषा भी आ जाएगी, उसमें जो तथ्य हैं या उसके जो मुहावरे हैं वो भी आ जाते हैं। उसको देखते हुए मैं मानता हूँ ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो कहानी है, एक तो छाक एक कहानी है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्यास, प्यास नामक जो कहानी है वो भी मुंबई में चलती है। उसमें एक पारसी महिला भी है, उसमें जो एक भिखारन है, एक बच्चे को लाती है और लोग कहते हैं कि भाई वो बच्चे की वजह से दूसरे लोग आपको ज्यादा भीख देंगे, लेकिन वो मना कर देती जब वो बच्चा लाती है। उसके अलावा अगर पहाड़ की दृष्टि से हम देखें तो नाबालिग को भी मैं बहुत महत्वपूर्ण कहानी मानता हूँ। नाबालिग और कालिका अवतार एक और महत्वपूर्ण कहानी है। उसके बाद और कहानियां हैं, जैसे कि अभी मेरे एक सेकंड में मैंने उसको लिखा था कहीं ध्यान में। दूसरी जो कहानियां हैं वो एक तो क्या कहना चाहिए, बर्फों के पहाड़ या उसमें बर्फ से संबंधित कहानी है। उन कहानियों को मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। दुर्गली को भी हम ले सकते हैं, और जो गौपली गफूरन है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कुछ कहानी अगर लोग चाहें तो जरूर मैं आपको भेज सकता हूँ। मेरे पास डेटा है और मैंने उनको एक अलग से फाइल में रखा हुआ है कि जो जो ऐसी महत्वपूर्ण कहानी है उनको लिस्ट करके सूचीबद्ध करके रखा हुआ है, तो मैं आपको भेज सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अवश्य भेजिए, और वो नई पीढ़ी के जो अध्येता हैं उनको भी उससे शैलेश जी की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने और उनके महत्व को समझने का अवसर मिलेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि एक शैलेश मटियानी की कहानियों का एक संचयन आप तैयार करें, संपादित करें, वो प्रकाशित होगा तो बहुत सारे लोगों तक वो पुस्तक पहुंचेगी जो समग्रता में नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी एक उनके लेखन का जो सर्वोत्तम है उसकी एक झलक उन तक पहुंचेगी। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है, और मुझे लगता है कि ये काम आप ही कर सकते हैं और आप ही को करना चाहिए। ये मटियानी जी के प्रति भी और हिंदी के भी एक बड़ा सार्थक और आवश्यक कार्य है, जो मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य भविष्य में करेंगे। एक प्रश्न ये आता है कि वैसे आपने इस पर एक छोटा सा उत्तर दे दूं। जी जरूर, इस पर विचार है, मेरा अवश्य विचार है, और आशा है कि आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये एक जो कहानियां हैं और इसी पर जिस विषय पर मैं आज बोला उसी पर एक लंबा लेख है, काफी लंबा लेख है, वो लगभग कोई 73-74 का है अंग्रेजी में। वो जल्दी ही आपको पढ़ने को मिलेगा, और उसमें मैं काफी विस्तार में मटियानी के जीवन को उनकी कहानी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो उनकी कहानियों में जो कुछ जितनी कहानी हमने ली है, हालांकि मैं दावा नहीं कर सकता कि भाई
इतनी सारी कहानियां हैं, उनको पढ़ने का एक तो समय नहीं मिला और मैंने पढ़ी नहीं है, सच में बताऊं। मैंने सिर्फ कुछ कहानियां पढ़ी है जिनका मैंने विश्लेषण किया है। तो जरूर मैं आगे जो अपना जो काम है वो जारी रखूंगा, और ये काम साथ साथ चल रहा है कि उनकी जो विशेष कहानियां हैं, जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उनका एक संकलन मैं जरूर तैयार करना चाहूंगा। हाँ, मुझे मालूम नहीं कि भारत में परमिशन लेनी पड़ती है नहीं, क्योंकि यहाँ तो परमिशन लेनी पड़ती है उनके जो परिवार वाले हैं, अगर उनका कॉपीराइट है तो उस पर हमें अगर वो हमें इजाजत देते हैं तो जरूर हमें करें। और अनुवाद हो रहा है, जर्मन में हम अनुवाद भी कर रहे हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन परमिशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट वाली समस्या आएगी। और ये जो आपने लेख बताया, अगर ये हम लोग तो खैर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में पढ़ने में उनको कुछ समस्या होती है, तो अगर इस लेख का हिंदी अनुवाद भी आप प्रकाशित कर दें तो वो विद्यार्थी भी लाभान्वित हो जाएंगे जो अन्यथा अंग्रेजी में पढ़ने में जिनको थोड़ी सी समस्या आती है। तो एक ये भी हो सकता है कि अगर पूरा ना सही तो उसका एक संक्षिप्त रूप ही मूल अंग्रेजी में, हाँ, ये करना, जी यही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अब वो जो छप रहा है वो ये एक जर्मन पब्लिशर है, और यहाँ पर वो पहले से ही अपना अधिकार मांग लेते हैं, तो आप दूसरी जगह नहीं छाप सकते। हाँ, पर ये है कि उसको मैं जरूर थोड़ा आगे पीछे करके रूपांतरित करके उसको छाप सकता हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धन्यवाद ये सलाह देने के लिए। आपने जिस तरह से आज आपका व्याख्यान था, मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया होगा कि शैलेश मटियानी जी का जीवन और उनका साहित्य वो परस्पर कैसे बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, और दोनों को एक तरह से एक साथ आमने सामने रख कर समझने की, व्याख्यात करने की आवश्यकता है। इस पर आपने मेरा ख्याल है कि जोर दिया और दिखाया कि कैसे उनका जीवन और उनका साहित्य एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। और मैं इस पर एक वाक्य बोल सकता हूँ अगर संभव हो? बिल्कुल, आप ही को बोलना है। जी, ये मठियानी जी के संदर्भ में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मठियानी ने किसी दफ्तर में बैठकर, किसी बड़े घर में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर कहानी की रचना नहीं की है। मठियानी ने जिया है। मठियानी, आप जब उनके जीवन के बारे में, जब वो गांव में थे और जब वो मुंबई में थे, उनका जो पहले का जीवन है वो, और यहाँ तक कि उसके बाद का भी जब समय है, जब वो इलाहाबाद आ गए और जब वो किशोर जी जैसे उनका विवरण देते हैं, गिरिराज किशोर, या फिर दूसरे लोग हैं, कुछ लोगों ने काम किया उन पर, जैसे भटरोई जी ने भी कुछ लिखा है, तो वो जिस तरह से देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, या तो आप प्रेमचंद की तरफ देखते हैं, या फिर आप रेणु की तरफ देखते हैं, या फिर आप किसी दूसरे ऐसे लेखक की तरफ देखते हैं जिन्होंने वास्तव में जिया है, न कि बल्कि वो सिर्फ एक तरह से जिसे हम कहते हैं फिक्शन। तो फिक्शन और मठियानी के साहित्य में ये थोड़ा फर्क मैं करता हूँ, और वो फर्क इसलिए उसका वो मैंने उस लेख में उसका जिक्र भी किया है, उसको थोड़ा सा विस्तार में उस पर विचार किया है। तो इसलिए, और वहां पर ये भी इस तरफ भी बहस जा सकती है कि जो हम दलित साहित्य में, जिसका दलित और स्त्री विमर्श में जो हम आर्गुमेंट लाते हैं, जैसे कि स्वानुभूति और सहानुभूति, और जो दूसरा जो विमर्श है उसको किस तरह से एक तरह से हम देख सकते हैं कि स्वानुभूति और सहानुभूति साथ भी आ सकती है। ये बड़ा एक विषय है मठियानी के क्षेत्र में, क्योंकि मठियानी ने किया भी है, और मठियानी ने बिना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहानियां वो उन्होंने वास्तव में फिक्शनल लिखी है, तो वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सब कुछ जीवन में जो होता है वही नहीं, एक बड़ा रचनाकार बहुत कुछ अपनी रचनात्मक कल्पना से भी सृजित करता है, और ये उसका बड़ा अवदान होता है। अन्यथा जीवन तो बहुत लोग जीते हैं
लेकिन लिख उतना अच्छा तो बहुत कम लोग पाते हैं। दो सवाल हैं जो, एक तो ये है कि जिसका वैसे आपने जवाब दे दिया है, लेकिन आप चाहें तो आपके व्याख्यान का जवाब था जी कि पहाड़ी लोक जीवन जो है, लोक संस्कृति मटियानी जी के साहित्य में कैसे आती है, इसका आपने दिया है जवाब व्याख्यान में। और एक दूसरा प्रश्न ये है कि गुलेरी जी के का जो साहित्य, क्या उससे कोई उस पूर्व परंपरा से भी मटियानी जी का कोई संबंध बनता है कहीं, या बिल्कुल अलग धाराएं हैं और उसको मटियानी जी के संदर्भ में याद करने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। ये दो प्रश्न हैं, इस पर अगर आप चाहें तो कुछ बताएं। जी बहुत अच्छा सवाल है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, जी, उसका जर्मन अनुवाद किया है। और तो जाहिर है कि मैं गुलेरी जी के साहित्य से मुझे मतलब वाकिफ हूँ और मुझे बिल्कुल पैरेलल्स कुछ दिखते हैं उसमें, क्योंकि जो जिस तरह से गुलेरी जी की कुछ एक विशेष शैली हम देखते हैं, जो स्पॉन्टेनिटी जिसे हम मानते हैं, स्पॉन्टेनिटी जो गुलेरी में है, वो उस आप कई कहानियों में मटियानी में भी देखते हैं एक इस तरह से। और जो शब्द के साथ जैसे गुलेरी खेलते हैं, उसी जीवंतता से मटियानी भी खेलते हैं। मटियानी के जो पात्र की जीवंतता है वो आप गुलेरी के कई पात्रों में भी देखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, वहाँ कुछ पैरेलल्स हैं और गुलेरी जी को हम एकदम मटियानी का जो ट्रैक है उससे अलग नहीं कर सकते। मैं कम से कम ये मानता हूँ। हो सकता है कुछ लोग कुछ उनका विचार कुछ और हो, लेकिन क्योंकि ये तो एकेडमिक डिस्कोर्स है तो इसमें हम हमें बिल्कुल हर किसी को अधिकार है इसका। और जो दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, वो बिल्कुल सही है कि मटियानी के साहित्य में जो लोक साहित्य की जो वृत्ति है वो आती है, उसके जो तत्व है वो कैसे आते हैं, क्योंकि वो इसलिए आते हैं क्योंकि मटियानी ने पहले ही लिखा है। जो मैंने पहले भी कहा था, मटियानी मानते हैं कि वो उनके जो साहित्य रचने की के प्रति जो रुचि जगी है वो उनकी दादी के माध्यम से जगी है। वो दादी जब गाती होगी, आपको जो अगर कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं पहाड़ से, उनको या फिर भोजपुर क्षेत्र से, बिहार में भी ये है, राजस्थान में है, वो गायन परंपरा है लोगों में। और वहाँ महिलाएं गांव-गांव में जाकर के गाती थी, तो वो जाहिर है कि वो उनमें आया होगा। और जहाँ एक चीज और जो मटियानी ने शायद कभी जिस बात का जिक्र नहीं किया है, मुझे लगता है, जो मेरी अपने जो मुझे अभी समझ आया कि मटियानी जो है गोविंद चातक से उनका परिचय रहा होगा, और बुद्ध बंधु बहुगुणा से और उप्रेती, वो ये तीन नाम है। क्योंकि उप्रेती ने 1935 में ही उन्होंने फोकलोर ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय, सेंट्रल हिमालय लिखा है, और कुमाऊं का भी है। और ये जो गोविंद चातक है, उनके तो कई पुस्तकें आप देखेंगे उन्होंने लोक साहित्य पर लिखी है, तो वो भी उन्होंने पढ़ा होगा। ये मैंने किसी के माध्यम से, शायद मुझे लगता है ये उमा शंकर सतीश एक लेखक हुए जो मसूरी में भी रहते थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे साहित्य के, और पहाड़ी खास करके उनका काम जो है जौनसारी लिंग्विस्टिक्स पर था, लेकिन वो लोक साहित्य में भी रुचि रखते थे। उन्होंने मुझे एक बात बताया था वहाँ मसूरी में उत्सव स्कूल में जब मैं था, तो मैं इस पर विचार हुआ था कि उस समय मटियानी हो गए, पहाड़ी, खास करके पहाड़ी जो लेखक थे उन पर चर्चा होती थी, तो मेरी रुचि जाहिर है वहां से आती है कुछ। खास करके शैलेश भट्ट जो थे, उनका काफी दखल था लोक साहित्य में, तो वहां से भी मुझे फायदा हुआ है। और मैं भविष्य में जो अभी काम होगा तो जरूर इस क्षेत्र में भी लिखूंगा, और मेरा जो थीसिस है उसमें तो आया ही है। जी, तो मेरे ख्याल से वैसे तो सवाल बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जिनके सहारे मटियानी जी के बारे में कुछ बातें जो व्याख्यान के साथ
और उससे अलग भी जोड़ करके जानी जा सकती थी, वो मेरा ख्याल है कि पूरी हो गई हैं। वैसे तो अगर हम लोग ये चर्चा बढ़ाएंगे तो आगे भी बढ़ती रहेगी, और इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी को आगे भी हम शीघ्र ही एक नए व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे, और वो व्याख्यान भी आज के व्याख्यान की तरह ही बहुत ही ज्ञानवर्धक और सार्थक होगा, और वो हमारे नए अध्येताओं के साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उनके ज्ञान और समझ में भी कुछ न कुछ वृद्धि करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपके इस व्याख्यान में बहुत सारे लोग यहाँ बनारस से, भारत से युवा और वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए थे। मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ नीदरलैंड से प्रोफेसर मोहनकांत गौतम विशेष रूप से आपके व्याख्यान को सुनने के लिए जुड़े हुए थे, पूरे समय रहे। उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ विभाग की तरफ से, हिंदी विभाग की तरफ से। हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर रामकली सर्राफ, जो उस समय कला संकाय की डीन है, उनकी ओर से प्रोफेसर मोहनकांत गौतम नीदरलैंड को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर नलिनी डलवाय पेरिस से आपके व्याख्यान के लिए जुड़ी और पूरे समय उन्होंने आपका व्याख्यान सुना, उनके प्रति भी मैं अपना विभाग की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और घंट में तो आप भी रहे हैं, वहाँ से जुड़े रहे जैन साहित्य के कुछ तेजस्वी और सबसे महत्वपूर्ण अध्येताओं में से एक घंट से टीलू देतीची भी जुड़े हुए थे, और उन्होंने भी आपके व्याख्यान को पूरे समय सुना, तो उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, विभाग की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के प्रति मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, ये जरूर मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कुछ साथी व्याख्यान शुरू हो जाने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर व्याख्यान शुरू होने के साथ ही ज्वाइन कर लें या थोड़ा सा 5 मिनट पहले ज्वाइन करें तो उनको भी अच्छा रहेगा, पूरी बात समझ में आएगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि वो व्याख्यान के प्रारंभ के साथ जुड़ गए हैं, और जब तक व्याख्यान चलेगा तब तक जुड़े रहेंगे, तो उससे हमें भी सुविधा होगी और उन्हें भी पूरे व्याख्यान को समझने में आसानी होगी। तो इसके साथ मैं एक बार फिर भट्ट जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और ये व्याख्यान देने के लिए वो राजी हुए। तो हिंदी विभाग की ओर से, काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से, उसकी अध्यक्षा प्रोफेसर रामकली सर्राफ, जो उसकी डीन भी हैं, उनकी तरफ से मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट जी के प्रति, और ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम आगे भी जब आपसे आग्रह करेंगे तो इसी प्रकार अपने विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान से हमें आप लाभान्वित करेंगे। मैं कल के और परसों के व्याख्यान के बारे में बता दूं कि कल का व्याख्यान भी शाम को 6 बजे ही आरंभ होगा, और अमेरिका से भट्ट जी जानते हैं दलपत राज पुरोहित वो व्याख्यान देंगे। दादू पंथ, व्यापारी जातियां और दरबार आपके व्याख्यान का कल का विषय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज आप लोग जुड़े हैं वैसे ही कल भी आप जुड़ेंगे, और परसों का जो व्याख्यान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो व्याख्यान भी शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम को 6 बजे होगा। और उस व्याख्यान को तो कल के व्याख्यान को भी नहीं और किसी भी व्याख्यान को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। वैसे हम इन सारे व्याख्यानों को YouTube पर अपलोड कर रहे हैं,
बाद में भी आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन लाइव सुनने और उसमें भागीदारी करने का अपना आनंद है, वो यूट्यूब में सुनने में नहीं आता है। तो परसों का जो व्याख्यान है वो मुझे लगता है कि हिंदी क्षेत्र से बाहर विदेशों में जो लोग हिंदी साहित्य और संस्कृत पर बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, उनमें से एक जिनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोफेसर फ्रांसेस्का ओल्सेनी का है, और वो हिंदी और विश्व साहित्य पर बोलेंगी। मैं समझता हूँ कि उसको भी आप में से कोई मिस नहीं करना चाहेगा, लेकिन आगे कौन क्या बोलेगा ये मैं सस्पेंस बनाए रखना चाहता हूँ। उसका जिक्र मैं फिर कल के व्याख्यान के बाद करूंगा। तो एक बार मैं फिर और प्रोफेसर राम आप और सभी कहता हूँ कि कल इसी समय 6 बजे हम लोग जुड़ेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। गौतम जी नमस्कार। और आप सभी का टीलो जी, आप संपर्क में रहें, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। तो और कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आपको धन्यवाद।